हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की अपने इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से हल करेंगे। जीव विज्ञान की परीक्षा आज ही हुई है इंटर वालों की, और अगर आपके प्रश्न पत्र का कोड 348 जीएस है तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से हल करेंगे। अगर आपका कोड ए नहीं है, आपका सेट कोई दूसरा है, तब भी कोई बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न पत्र सेंड कर दीजिएगा, या तो मैं वहीं पर प्रश्न पत्र को सब सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा, या फिर जो है उस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन की एक वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर उसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे जिसका कोड 348 जीएस है। तो चलिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो पहला यह सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, और इसमें पहला प्रश्न है जल परागित पादप का नाम है। तो जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला। फिर खा वाला है निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल वही आभासी फल, तो इसका राइट आंसर है सेब। फिर ग है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, क्योंकि यह द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर बनता है। इसके बनने की क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। फिर घा वाला है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 28। फिर है देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द में इसका उत्तर आपको देना है, एक एक नंबर है इस पर निर्धारित। फिर है पहला ही पूछ रहा है कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। तो कीट द्वारा परागित पौधों में मुख्य रूप से साल्विया आता है, साल्विया। और फिर ऊपर जल द्वारा परागित पौधा है हाइड्रिला। दूसरा है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख। तो पहला है निर्जमीकृत सिरिंज का उपयोग हमें सदैव करना चाहिए। फिर दूसरा है जो है हमें यौन संचारित संक्रमण के बारे में, इसके संबंध के बारे में जागरूकता लोगों के बीच में फैलानी चाहिए। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संसर्ग स्थापित नहीं करना चाहिए। गा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। घा है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो परजीवियों द्वारा उत्पन्न 2 रोग कौन से हैं? 2 नहीं, हम आपको 3 बता दे रहे हैं। पहला है मलेरिया, दूसरा अमीबता, तीसरा एस्केरिस्ता। यह सब मलेरिया प्रोटोजोआन परजीवी के कारण होता है, अमीबता एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, एस्केरिस्ता एस्केरिस कृमि के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान किस लिए स्थापित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान प्राणी जात और वनस्पति जात के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए 2 उद्देश्य है। फिर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में ही हम आपको समझा दे रहे हैं भक्षी तथा भक्ष्य क्या होता है। चलिए हम लोग सांप और मेढक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सांप मेढक को मार करके खा जाता है, तो सांप भक्षी है, और मेढक उसका शिकार हुआ है, वह भक्ष्य है। और इन दोनों के मध्य के संबंध को, भक्षी तथा भक्ष्य के मध्य के संबंध को परभक्षण कहते हैं। और शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन, शाकाहारी क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। देखिए हम इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को संक्षिप्त में सब मौखिक रूप से आपको बताते जाएंगे। तो सहभोजिता यह 2 जीवों के मध्य होने वाला एक पारस्परिक अंतःक्रिया है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, अर्थात ना तो उसे लाभ होती है ना हानि। इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं आम और आर्किड के बीच के संबंध को। जैसे आम के पेड़ पर आर्किड उगता है, तो इससे आम के पेड़ पर आर्किड उगता है तो आम को कोई लाभ और हानि तो होती नहीं है, बल्कि आर्किड को लाभ होता है। यह अपनी वायुमंडलीय आर्द्रता ग्राही जड़ों से वायुमंडल से नमी का अवशोषण करता है। फिर गा है अनुकूलन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के लिए अनुकूल हैं। गा वाला है अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जैसे कोई आसान भाषा में समझिए, कोई पादप या जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र में निवास करता है, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में
कुशलतापूर्वक निवास करने के लिए उसके आकार, संरचना तथा संगठन में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं जो उसे उस अपने पारिस्थितिक क्षेत्र में रहने के योग्य बनाती हैं, तो उसे अनुकूलन कहते हैं। अब बात आती है लवण मृदोद्भिद पादप, जो लवणता के आधिक्य वाले स्थान पर उगते हैं, उनमें कौन सी ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वे अपने क्षेत्र के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो देखिए उनमें पितृस्थ अंकुरण पाया जाता है, अर्थात बीज जो है मातृ पादप पर ही उग जाता है। इससे वह अधिकतम लवणता से बच सकता है। और फिर उसकी जड़ें भूमिगत होती हैं तथा वायवीय होती हैं, जो जमीन के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण यह बाहर निकल जाती हैं तथा ऑक्सीजन का संचरण करती हैं। तो यही अनुकूलन है। फिर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र तो आप लोगों से बन ही जाएगा। शीर्ष, दंड, पुच्छ, इसके 3 भाग होते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। तो वही एक संकर संकरण वाला, जब 2 विपरीत लक्षण पादपों को संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है प्रभावी, जो प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी, और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। चलिए फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर वाला। पहला है सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी को चूहे में प्रविष्ट कराया था, तो न्यूमोनिया रोग हुआ। इससे उन्होंने 2 प्रभेद निकाला, उग्र प्रभेद और अनुग्र प्रभेद। उग्र प्रभेद क्या है? रोग कारक है। अनुग्र प्रभेद रोग कारक नहीं है। तो फिर उग्र प्रभेद को उन्होंने जीवाणुओं में प्रविष्ट कराया, उपचारित करके। उग्र प्रभेद के जीवाणुओं को उपचारित करके चूहे में प्रविष्ट कराया, तो न्यूमोनिया जो है नहीं हुआ, क्योंकि उपचारित कर दिया उन्होंने। और फिर जब उग्र प्रभेद के जीवाणुओं को उपचारित करके तथा उनको अनुग्र प्रभेद को साथ मिलाकर प्रविष्ट कराया, तो न्यूमोनिया हो गया और चूहा मृत हो गया। उग्र प्रभेद की कोशिकाओं का डीएनए अनुग्र प्रभेद में प्रवेश कर गया, अर्थात अनुग्र उग्र में परिवर्तित हो गया। तो यही प्रदर्शित हो गया है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को संचरित या स्थानांतरित करता रहता है। फिर देखिए खा वाला है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन जीन की संगठन और संरचना में आकस्मिक रूप से आई विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की विभिन्नता की खोज ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए जो है विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके 3 प्रकार हैं, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। तो इसे आप लिख सकते हैं। बीज तथा फल विकास वही फिर है। बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय से फल बन जाता है आवृत्त बीजी पादपों में। और फिर जो है फल तथा बीज का विकास का महत्व तो आप लोग लिख ही सकते हैं। देखिए पेपर वैसे बहुत आसान आया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से सब प्रश्न कर लिए गए होंगे। और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा गया और कितने प्रश्न आप लोगों ने हल किया। घ वाला है बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या। तो वही यदि हमारे द्वारा या हमारे देश द्वारा कोई चीज़ खोजी गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश उसका बिना कर भुगतान किए उसका इस्तेमाल कर रहा हो या उसे खुद के द्वारा आविष्कार किए जाने का दावा कर रहा है, तो इसे को बायोपायरेसी कहते हैं। फिर देखिए 5वां है का वाला। आवृत्त बीजी पौधों के आर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो हो ही जाएगा, बीजांड का चित्र बनाना है। अध्यावरण, नाभिका, हाइलम, बीजांड वृंत, यही सब है। फिर खा है सहजीविता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने सहजीविता नहीं पढ़ा था, सहभोजिता पढ़ा था। तो सहजीविता बता दे रहे हैं। तो इसमें दोनों जीव या जीवाणु एक साथ साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित करते रहते हैं। जैसे दलहनी कुल के पादपों की जड़ों में राइजोबियम शैवाल पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पादपों को उपलब्ध करवाता है, बदले में पादपों की जड़ों में आवास प्राप्त करता है। तो इससे दोनों जीव को लाभ हुआ और यह दोनों जीव सहजीविता के संबंध को प्रकट करते हैं। फिर जीवों के 4 प्रमुख लक्षण, सजीवों के 4 प्रमुख लक्षण आप लोग लिख दीजिएगा। गमन व संवेदनशीलता, जो भी समझ में आएगा आप लोग लिख दीजिएगा, आसान प्रश्न है। निम्न पर टिप्पणी। दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका, ऊपर ही हमने बताया सहजीविता संबंध। शुक्रवाहिका उच्छेदन, या इसको बता दे रहे हैं हम।
यह देखिए जनन क्षमता को समाप्त करने की अस्थायी विधि है। पुरुषों में इसका प्रयोग होता है। तो पुरुषों में शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन नहीं होगा, तो फिर जनन क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। फिर इसे देखिए पुरुषों में वैसेक्टोमी कहा जाता है और महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। छठवां का है फिर 3 नंबर का जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। तो इसे आप कर सकते हैं। जैव नियंत्रण कारक में मतलब सूक्ष्म जीवों का महत्व, तो जैव उर्वरक में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर फसलों में कीट पीड़क प्रतिरोधी जीन को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है खा वाला, आवृत्त बीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सब प्रश्न को बताते चलेंगे आपको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से। तो देखिए इसको बता रहे हैं हम। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है सुनिए। तरुण परागकोश की कुछ अधा स्तरीय कोशिकाएं, परागकोश में कुछ अधा स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विकसित होकर प्रपसु कोशिका बनाती हैं। प्रपसु कोशिका में विभाजन होता है 2 बार। पहले विभाजन से प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है, दूसरे से प्राथमिक पुंगबीजाणु जनन कोशिका, और फिर प्राथमिक भित्तीय कोशिका अंतःथिसियम, मध्य स्तर, टेपिटम आदि का निर्माण करती है। और प्राथमिक पुंगबीजाणु जनन कोशिका 1-2 विभाजन बाद लघु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। और फिर प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। हो गया, इतना ही लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 सचित्र वर्णन भी करना है इसका। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी। वर्णांधता, यह वर्णांधता देखिए यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको एलएफ जैपरी ने खोजा था। तो पहले चलिए वर्णांधता ही बता देते हैं। तो वर्णांधता यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी है और इससे ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, 2 ही करना है आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे एलएफ जैफरी ने खोजा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग 2 व्यक्तियों के डीएनए में समानता या विभिन्नता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल कैसे होती है, इसमें डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्रम में समानता और विभिन्नता को देखते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण भी बता दे रहे हैं, इसमें द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। फिर आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन। तो जीन की संरचना में फेरबदल या जीन की संरचना में विचलन से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। फिर आगे क्या है, अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर का। तो पहला है मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी की योगदान। तो ये आसान है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, कृषि में क्या है, पारजीनी फसल के निर्माण में या पारजीनी जीव के निर्माण में, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। और फिर या तो आप इसे नहीं करके ये दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी को कर सकते हैं, जैसे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस या जीन थेरेपी। तो इसको भी शॉर्ट में बता दें, वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। बीटी क्या होता है, तो देखिए बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से एक प्रतिविष बीटी विष का निर्माण होता है। और यह बीटी विष जो है पीड़क प्रतिरोधी होता है, अर्थात यह क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। और इस बीटी विष को जब किसी पादप में हम स्थानांतरित कर देते हैं, इसको उत्पन्न करने वाले जीन को स्थानांतरित करते हैं, तो उस पादप में बीटी विष उत्पन्न होने लगता है। और कोई कीट अगर उस पादप पर आक्रमण करता है तो वह बीटी विष कीट के आहार नाल में पहुंच जाता है, क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है, वह आहार नाल को ध्वस्त कर देता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। और पादप जो है, पादपों में कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कीट प्रतिरोधी खुद हो जाते हैं बीटी विष के कारण। इंसुलिन आप लोगों को पता ही है। जीन थेरेपी क्या है, मतलब जो आनुवांशिक विकार जो उत्पन्न होता है उसके जीनों में फेर बदल करके आनुवांशिक विकार का उपचार जो किया जाता है, तो यही विधि जीन थेरेपी कहलाती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग शायद अमेरिका में हुआ था 4 साल की बच्ची में। ये करेक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका में ही हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा जाकर इसको बुक में। और फिर है 8वां प्रश्न, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल है। तो अनुकूलन ऊपर हमने परिभाषा बता ही दिया है आपको। फिर मरुद्भिद पौधों में कुछ अनुकूलन, तो ये भी बता ही दे रहे हैं। देखिए पहले इसको 3 भागों में बांट लीजिए, जड़ में अनुकूलन, तला में,
पत्ती में। तो पहले जड़ को शुरू करते हैं। तो जड़ में देखिए, जड़ में अनुकूलन क्या होता है? जड़ें मोटी, लंबी, मांसल होती हैं। मूल रूप, मूल गुण अत्यधिक विकसित होते हैं। जड़ें गहराई तक धसी होती हैं ज़मीन में। मरुद्भिद पादप में एक एल्फाल्फा होता है, उसकी जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। और फिर जो है क्या होता है, फिर जड़ हो गया। तने में, तना भी वही होता है, लंबा, मोटे पर्वों वाला, मांसल होता है। यांत्रिक ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। तना फिर जो है आप तने में भी लिख सकते हैं कि कभी-कभी तना जो है पत्तियों का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी में। और फिर तना पर्णफलक का भी कार्य करता है। पत्ती में अनुकूलन, देखिए, पत्ती में इसका क्या होता है? मरुद्भिद पादपों की पत्तियां कटी-फटी, पतली फीते की आकार की होती हैं और पत्तियां चिकनी होती हैं, जो प्रकाश का परावर्तन भी कर देती हैं। पत्तियों के सिरे धारदार होते हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित भी होती हैं। तो हो गया सब। फिर अगर वो नहीं कर सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। एलर्जी, स्तन ग्रंथि, एकल कोशिका प्रोटीन में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर देखिए 9वां प्रश्न है अब, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जैव विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र में पादप, मनुष्य, जीवाणु, विषाणु, कवक, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ आदि पारस्परिक निर्भरता प्रकट करते हुए उनके बीच विभिन्नता का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। उनका यह अध्ययन जैव विविधता कहलाता है। फिर आगे आप जैव विविधता के महत्व को भी लिख सकते हैं। तो अब फिर या तो अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा तो ये कर लीजिए, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने। ये तो बहुत ही आसान है। तो इसी आधार पर हम कह रहे थे कि पेपर आसान आया है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बड़े अच्छे से पेपर को सॉल्व किए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, हमने तो सब प्रश्न को ही बता दिया, मौखिक रूप से ही बताया, लेकिन सारे प्रश्न को हल किया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।